वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर हम 5000 क्वेश्चन कवर अप करेंगे और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके आने वाले जो एग्जाम है, पीसीएस हो, आरओ, बीईओ, हर कोई एग्जाम, वहां पर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी से सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो भी यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, समझ रहे हैं? कहीं और से कुछ भी नहीं आने वाला। हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक रहे, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इस पूरी वीडियो में, हर एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। देखिए अपने दिमाग पर आप जितना जोर डालेंगे, जितना रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एट द एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो सिर्फ उस मोमेंट पर वही चीज आपकी काम आएगी कि आप रिकॉल चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ वो सब कुछ वेस्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो उस मोमेंट पर वीडियो को पॉज करिए, एक बार सोचने की कोशिश करिए, कहीं सर्च मत करिएगा। अगर आपको नहीं आता है इट्स ओके, आप उसको दोबारा पढ़िएगा वीडियो देखने के बाद। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उससे रिलेटेड, तब उस मोमेंट पर देखिएगा आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सो आइए इस सफर पर चलते हैं। 5000 क्वेश्चन का जो हमारा सामान्य अध्ययन का ये पूरा सीरीज है, इसको जरूर फॉलो करिए। व्हाट्सएप पर अपने जरूर शेयर करिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। से हम लोग विद एक्सप्लेनेशन चलेंगे। शिवांगी दुबे जी ने कमेंट सेक्शन में इस बात के लिए बोला है कि सर हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन जरूर कर दिया करिए उसको, और किस तरीके से चीजें हुई हैं वो सब बता दिया करिए। सो अभी जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मेल खाता है। अब जो यहां पर मैच्ड है आपको वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये आपको 4 युद्ध दिए हुए हैं और इधर दे रखी हैं वो ट्रीटी जो इन युद्धों में हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की, तो ये युद्ध समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ, कौन सी ट्रीटी हुई, ये आपको बतानी है। तो देखिए ये यहाँ पर एकदम करेक्टली मैच्ड है कि मद्रास की ट्रीटी के साथ में ये वाला जो युद्ध था, ये जो वॉर था, ये समाप्त हुआ था। बट कौन सी डेट, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो आपको याद रखना है 4 अप्रैल 1769, ठीक है। 4 अप्रैल 1769 ये वो डेट है, वो ईयर है जब ये युद्ध समाप्त हुआ मद्रास की ट्रीटी के साथ में। अब इसमें अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा हानि हुई। रीज़न बीइंग ये पहला एंग्लो मैसूर वॉर था और इस टाइम पर हैदर अली वो जीवित थे और हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से इसमें पराजित किया था और फाइनली अंग्रेज जो थे वो मतलब बुरी तरीके से हारे थे और उन्होंने एक अपमानजनक संधि के रूप में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद सेकंड हम बात करें एंग्लो मराठा वॉर की। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है सालवाई की ट्रीटी, ये भी एकदम करेक्टली मैच्ड है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि एंग्लो मराठा वॉर ये पहला वाला हुआ कब था, तो आपको ये याद रखना है 1775 से 82 के बीच में, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कौन से गवर्नर जनरल थे इस टाइम पर। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि बंगाल का गवर्नर जनरल था वो इस टाइम पर कौन था। सालवाई की ट्रीटी, अब ऑब्वियस सी बात है जब ये युद्ध समाप्त हुआ है इस ट्रीटी के साथ में, तो ये आपका 1782 में ही हुआ होगा, तो ये इसका सही ईयर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है यहाँ पर प्रथम एंग्लो सिख वॉर। अब ये जो एंग्लो सिख वॉर की बात है तो ये आपका लाहौर की संधि के साथ में ही समाप्त हुआ था। ये चीज़ भी यहाँ पर एकदम करेक्टली मैच्ड है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि जो पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ और ये जो लाहौर की ट्रीटी हुई ये कब हुई। अब ये जो लाहौर की ट्रीटी हुई ये हुई आपकी 8 मार्च और 1846 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये जो युद्ध था, इस युद्ध के अंत में सिखों को 8 मार्च 1846 को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज भारी पड़ गए थे किसके ऊपर, सिखों के ऊपर, क्योंकि ये वो टाइम था जब रणजीत सिंह तो थे नहीं, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा उस टाइम पर कौन से सिख राजा थे जिनके साथ में ये ट्रीटी अंग्रेजों ने करी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर मेरा क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालें और चीज़ों को मेमोराइज करने की, रिकॉल करने की कोशिश ज़रूर करें। जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ उसको ठंडे दिमाग से आराम से बैठ के सोचिए, उसको याद करने की कोशिश करिए। सेवरल टाइम्स जब आप वीडियोस को देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट, उनको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पैरेलली साथ में देखते रहिए और
कुछ ना कुछ उसके बारे में जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए। और इस सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप यूपी पीसीएस के लिए या फिर आरओ के लिए जो कोर्सेज हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी रहेगी, आपको सिर्फ वीडियो के साथ में उस पीडीएफ को कवर अप करते हुए चलना है। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम कर्नाटक वॉर की। अब ये जो प्रथम कर्नाटक वॉर था ये कब से कब तक के बीच में हुआ, इसका अगर जो ईयर है उसकी बात करें तो 1740 से 48 के बीच में। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये सारे वॉर दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको जो है कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित करिए। उस केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध जो है कब हुआ था। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रथम कार्नाटिक वॉर की, तो ये जो था यूरोप में जो इंग्लिश या फिर हम कहें ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध ऑलरेडी चल रहा था उसी का एक विस्तार था। और जैसे ही ऑस्ट्रियाई युद्ध जो था वो वहाँ पर ख़त्म हुआ तो उसके साथ ही ये युद्ध भी अपने आप ख़त्म हो गया। अब वो जो युद्ध ख़त्म हुआ वो एक्स ला शापेल की ट्रीटी हुई, उसके साथ ही प्रथम कार्नाटिक युद्ध जो था 1748 में यानी कि 1748 में समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ये चारों ही यहाँ पर मैच्ड हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर आपको इनको कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। पहला दिया हुआ है सती का उन्मूलन या फिर सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है सहायक गठबंधन का सिद्धांत, तीसरा है लाहौर की ट्रीटी और चौथा यहाँ पर दिया हुआ है गुलामी का उन्मूलन। अब इसको आपको अरेंज करना है। सो जो मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आप अरेंज करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे उस मोमेंट पर आपको पता होना चाहिए वो इवेंट हुआ कब था। अगर आपको ईयर नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सती का उन्मूलन या फिर सती प्रथा का उन्मूलन तो ये हुआ था आपका 1829 में, ठीक है। तो ये साल हो गया। इसके बाद सहायक गठबंधन के सिद्धांत की बात करें तो ये आपका 1798 से 1805 तक, ठीक है। 1798 से 1805 तक भारत में ब्रिटिश गवर्नर जो उस समय थे लॉर्ड वेलेजली, इनके द्वारा पेश किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया या फिर इसको पेश किया गया, लॉर्ड वेलेजली, इनका नाम याद रखिएगा। 1798 से 1805 के बीच में ये हुआ। इसके बाद आगे हम चलें, बात करें हम लाहौर की ट्रीटी की। तो लाहौर की जो संधि थी, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि लाहौर की ट्रीटी आई थिंक अभी देखिए लाहौर की ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं तो 1846 में 1846 इसमें लाहौर की ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये ट्रीटी किसके बीच में हुई, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलामी का उन्मूलन। अब ये जो गुलामी का उन्मूलन है या फिर हम कहें दास्ता का जो अंत है उसका अंत कब हुआ आपका 1843 में, 1843 में। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर ये अरेंज करना है। अगर आपको यहाँ पर ये टाइम पता चल गया, टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद आप इजीली अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा आपका 2 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1798 की बात हो रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, जो 1829 में इवेंट हुआ। इसके बाद 1843 का आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा आपका 1846 का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 2143, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। दोस्तों ये जो आप पूरा सेशन देख रहे हैं, ये जो नया चैनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ पीसीएस, आरओ, बीईओ जो यूपी पीएससी आयोग के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके लिहाज से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर आप जो भी वीडियोस देखेंगे ये सारे वो वीडियोस हैं जो कि आपके जो मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसी के बेस पर हैं। सो मेरा काम है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाना ताकि आपको ये बात पता चल पाए कि जो सबसे बेहतरीन कोर्स है इन एग्ज़ाम्स के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के बाद कुछ भी ऐसा एग्ज़ाम में आपके होगा नहीं जो आपसे छूट जाए, सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट आती होंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा हुई थी 1858 में यानी कि 1858 में, उससे रिलेटेड है। और आपको यहाँ पर जो सही उत्तर है उसका चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर कोड दिए हुए हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो कोड है उसको अरेंज करना है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले की, सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें बात करी गई है कि जो ये उद्घोषणा हुई थी 1858 में महारानी विक्टोरिया की, कि इसने जो था भारत
भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन महारानी के हाथों में चला गया। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और धार्मिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने 1858 के अधिनियम को एक व्यवहारिक रूप दे दिया। ये भी यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट की, जिसमें बताया गया है कि इसने विचार किया कि मूल निवासियों के हित को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को सुनेंगे आपके जहन में एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। रीजन बीइंग, जब ब्रिटिश इंडियंस को डॉग्स के समान समझते थे, ठीक है, थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज है, बट अंग्रेज हिंदुस्तानियों को क्या समझते थे? बिल्कुल डॉग समझते थे, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो कैसा पॉसिबल है कि भैया वो जो है अपने ऊपर, मतलब अपने को नीचे करके आपको प्रेफरेंस दें? कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में कहता है कि भैया ये एकदम गलत है, कि इसने विचार किया कि मूल निवासी, मतलब हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, इनके हितों को, जो इनके फायदे की बात है या फिर इनके जो हित हैं, उसको ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए देखिए, ये स्टेटमेंट ऐसा, अगर किसी ने बिल्कुल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पता उसको, तब भी अगर उसको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और ये स्टेटमेंट हो सिर्फ कि आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, वो हमेशा बताएगा कि भैया ये गलत है। हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, अभी देखिए जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, और एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिएगा जरूर कि मैंने जो पूछा है आपको पता है कि नहीं पता। नहीं पता, दैट मीन्स अभी आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि 1858 में, पहली चीज ये बताइए कि इस टाइम पर वायसराय थे या फिर गवर्नर जनरल थे भारत के, कौन थे? ठीक है, ये इन दोनों में से कौन सा पद था, ये बताइएगा। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति कहां से एग्जैक्टली स्टार्ट हुई थी और क्या उसकी डेट थी? ये कमेंट सेक्शन में अभी सोचिएगा, आपको पता है कि नहीं पता है। कहीं सर्च मत करिएगा, जस्ट देखिए, अपने आप को चेक करिए, आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है कि इस ड्यूरेशन में 1858 में जब ये महारानी की उद्घोषणा हुई, उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था या फिर वायसराय का पद जो था उसको सृजित किया गया था, और कौन था? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का, इसमें बात हो रही है प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान हो सकता है? पहला यहां पर दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों का विरोध। दूसरा स्टेटमेंट है बंगाल में बस्तियों और बड़े किलों का जो निर्माण किया था ब्रिटिश ने या फिर अंग्रेजों ने, उसकी वजह से। तीसरा यहाँ पर है बंगाल नवाबों के द्वारा ब्रिटिश रियासत देने और व्यापार में छूट देने से इनकार करना, या फिर चौथा बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप। अब कौन सा यहाँ पर है जो कि प्लासी के युद्ध का एक कारक था, उसका योगदान हो सकता है? अब ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड पर। यहाँ पर बात हो रही है कि बंगाल में बस्तियों और बड़े किलों का निर्माण की जो ब्रिटिश प्रथा थी, उन्होंने जो शुरुआत करी थी, उसकी वजह से जो प्लासी का वॉर हुआ, वो मतलब उसका एक कारक कहिए तो कॉज था, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, मतलब थर्ड स्टेटमेंट की, इसमें बंगाल के जो नवाब थे, इनके द्वारा ब्रिटिश रियासत देने और व्यापार में छूट देने से इनकार कर दी, इसकी वजह से प्लासी का युद्ध करना पड़ा, ये भी सही है। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। ठीक है, ये 3 कॉज थे जिसकी वजह से, मतलब और भी कॉज थे, इन 3 कॉज की वजह से जो प्लासी का युद्ध था वो छिड़ा। अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों का विरोध, ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि उस टाइम पर स्थानीय लोग, जो लोकलाइट्स थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था। ऐसे कोई भी इवेंट, मतलब साक्ष्य जो है वो मौजूद नहीं है। सो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा इसका, वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
सो इस तरीके से आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी आप कोई एमसीक्यू लगाते हैं उस मोमेंट पर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और उससे एसोसिएटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो साथ के साथ होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है चीज़ों को और अच्छे से समझना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये आंसर हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 45वां क्वेश्चन, यहाँ पर बात हो रही है 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर पहला दिया है कि सेना में यूरोपीय लोगों का जो प्रतिशत था वो कम हो गया। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों, गोरखाओं जैसे कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित किया गया। अब आपको यहाँ पर जो सही है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर जब आप ध्यान से सोचेंगे तो पहला स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि सेना में यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम हो गया। अब अगर 1857 का विरोध हिंदुस्तानियों ने ही करा था, मतलब विद्रोह हिंदुस्तानियों ने ही करा था, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदुस्तान की जो सेना है, मतलब सेना में जो हिंदुस्तानी है या फिर हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं उनकी संख्या कम करनी होगी, तभी आगे कभी भी ऐसी गतिविधि ना हो, इसको रोका जा सकता है। तो इस मोमेंट पर यूरोपीय सैनिक तो कम करा नहीं जाएगा, हिंदुस्तानी जो सैनिक है उनको ही कम कराया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है। ठीक है, ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों, गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। तो ये चीज़ भी यहाँ पर जो है गलत है। अब ये गलत क्यों है इसको समझिए। देखिए सेना में अगर हम बात करें विभिन्न समूह थे, उसके बीच में विभाजन पैदा करने के लिए कुछ सिखों, गोरखाओं को मार्शल घोषित किया गया और अन्य जिन्हें 1857 में विद्रोह में भाग लिया था, जिसमें आपके अवध, बंगाल और आदि के जो सैनिक थे, इनको गैर मार्शल घोषित किया गया था। तो यहाँ पर उल्टी चीज़ है, जब यहाँ पर लिया हुआ ना गैर मार्शल, तो ये गैर मार्शल नहीं, इनको तो मार्शल घोषित करा गया था और जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था उनको गैर मार्शल घोषित किया गया था। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ना तो एक ना ही दो, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर एकदम सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि निम्नलिखित युद्ध में से कौन जो है वो 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बन गए। अब ये फ्रांसीसी क्रांति थी, पहला अफगान वॉर था, क्रीमियन युद्ध था, या फिर बोअर युद्ध या फिर बोर्स युद्ध था। अब आपको यहाँ पर जो है कोड का यूज़ करना है और सही आंसर जो है उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पर पहले तो हम बात करें कि कौन कौन सा युद्ध जो ऊपर ये दिए हुए हैं, ये जो इवेंट दिए हुए हैं कब कब हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो 1789 से 1799 इसके बीच में ये घटित हुई थी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो बात करें हम पहले अफगान वॉर की, तो पहला जो अफगान वॉर हुआ ये आपका कब हुआ, ये हुआ आपका 1838 से 42 के बीच में। इसी तरीके से अगर हम क्रीमियन वॉर की बात करें तो ये हुआ आपका 1854 से 56 में। अब इन दोनों युद्ध में, चाहे हम अफगान वॉर की बात करें और चाहे हम बात करें क्रीमियन वॉर की, तो इन दोनों में ब्रिटिश जो थे वो हारे थे। दैट मीन्स कि इसका इन्फ्लुएंस रहा होगा कि इससे पहले ये समझा जाता था कि अंग्रेजों को हरा नहीं सकता, बट ये इस मोमेंट पर हार गए। इसी तरीके से अगर हम बोर्स वॉर की बात करें, फिर बोर्स युद्ध की बात करें, तो ये हुआ आपका 1899 से 1902 के बीच में, और इसमें अंग्रेजों को एकदम मतलब बुरी तरीके से हराया था जापान ने। तो इस तरीके से जो एक पूरा एक बना हुआ था ना सिनेरियो अंग्रेजों के बारे में कि ये कभी हार नहीं सकते, तो वो चीज़ यहाँ पर एकदम मिथक साबित हुई थी। सो यहाँ पर देखिए, अभी अगर हम बात करें किसकी, आपका सेकंड वाले की और थर्ड वाले की, ये दोनों इवेंट कब हुए, ये हुए आपके 1857 से पहले के। बट जब हम बात करते हैं बोर्स युद्ध की, ये बहुत बाद का है, मतलब वो क्रांति हुई 1857 में, तो बाद कोई इवेंट हुआ तो उसका तो इन्फ्लुएंस होने से रहा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो ये भी बहुत टाइम पहले हुई है भाई, ये हुई है आपकी 1789 के बीच में, ठीक है। और ये जो हमारा 1857 का युद्ध हुआ है, ये आप समझ लीजिए तकरीबन अगर हम कहें तो 55-60 साल का डिफरेंस आ गया, तो इसका भी इन्फ्लुएंस नहीं है। दैट मीन्स ये जो दो वॉर हुए, आपका अफगान वॉर और क्रीमियन वॉर, इसकी वजह से या फिर कहें तो इसके इन्फ्लुएंस से
जो 1857 की क्रांति हुई उसको काफ़ी यहाँ पर सहयोग मिला, या फिर वो एक प्रेरणा का काम करा इन दोनों युद्ध ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर आज वाले वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखते हैं और कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चंस मैंने बोले हैं अगर आप बताते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसकी लेंथ जो है वीडियो की मैं और बढ़ा दूंगा और ज़्यादा क्वेश्चंस हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी ये वाले वीडियोज़ मिल पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।